नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पॉलिटिकल केस स्टडी को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा दिया था। आज हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक व्यंग और डिजिटल यूथ मोबिलाइजेशन के एक बेहद दिलचस्प उदाहरण की और देखेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी अचानक से इतनी वायरल कैसे हो गई। खासकर उन स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स और सोशोलॉजिस्ट के लिए जो इस मुद्दे को करीब से समझना चाहते हैं, हम इस मूवमेंट का पूरा लाइफ साइकिल ट्रैक करेंगे। हम समझेंगे कि इसका सैटारिकल ब्रांडिंग कैसे काम करता है, इनके मैनिफेस्टो की कॉन्क्रीट डिमांड्स क्या हैं और ब्रॉडर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक स्पार्क की, उस इंसाइटिंग इंसिडेंट की जिसने अचानक से इस मैसिव ऑनलाइन मोबिलाइजेशन को जन्म दे दिया। आखिर इसकी चिंगारी कहां से उठी? ये सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसका मुद्दा था उन लोगों पर रोक लगाना जो बिना प्रॉपर लीगल क्वालिफिकेशंस के सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म में घुस आते हैं। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कॉकरोचेस की तरह शब्द का इस्तेमाल किया। बस यही वो फ्रेज था जिसने पूरे इंटरनेट का ध्यान खींच लिया। जुडिशरी ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन भी इशू किया। उन्होंने बताया कि ये टिप्पणी खासकर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्री लेकर बार में आते हैं, न कि देश के आम बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में यह स्टेटमेंट आग की तरह फैल गया और युवाओं ने इसे अपने ऊपर ले लिया। मॉडर्न डिजिटल ऑर्गेनाइजिंग की स्पीड क्या होती है, ये उसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है। 15 मई को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आता है। अगले ही दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो जाती है और सिर्फ 3 दिन बाद 19 मई तक इस मूवमेंट ने 1,07,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि इस अभूतपूर्व विकास के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी। यहां पर सटायर यानी व्यंग्य सिर्फ एक मजाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने का एक बहुत बड़ा टूल बन गया। इस अभियान के स्केल को अगर समझना हो तो बस इस एक हैरान केस नंबर पर गौर करिए, 4,20,000। पार्टी ने देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए जिसने पूरे देश और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इनकी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इनका मोटो, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। ये पारंपरिक राजनीतिक आदर्श और मॉडर्न इंटरनेट बर्नआउट का एक एकदम परफेक्ट सरकास्टिक मिक्स था। इन्होंने जानबूझकर उन्हीं लेबल्स का इस्तेमाल किया जो ट्रेडिशनली आजकल की यूथ पर थोपे जाते हैं। सदस्य बनने की इनकी कंडीशन सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। क्राइटेरिया क्या था? अनएम्प्लॉयड होना, आलसी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली गुस्सा निकालने या रैंट करने की क्षमता रखना। इस कमाल के सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के जरिए पार्टी के 30 साल के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक ऐसी शेयरेबल ब्रांड क्रिएट की जिसने जेनजी की निराशा को एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा दे दिया। ये मूवमेंट यहां तक आगे बढ़ गया कि उन्होंने एक एआई जनरेटेड एंथम तक रिलीज कर दिया, वी आर कॉकरोच पार्टी, वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ बर्निंग सिटी। और तो और एक वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन भी आयोजित करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि इंटरनेट जोक के कवर के अंदर दरअसल एक बेहद सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी बिल्डिंग चल रही थी। लेकिन अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कैसे एक absurdist ऑनलाइन ह्यूमर अचानक से मुड़कर एक हाईली स्पेसिफिक और सीरियस पॉलिटिकल क्रिटिक में बदल गया। ये ट्रांजिशन वाकई लाजवाब था। अगर हम इनके मैनिफेस्टो को ध्यान से डिकंस्ट्रक्ट करें तो डिमांड्स बिल्कुल इमेच्योर नहीं थी। ये लोग मांग कर रहे थे कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट्स ना दी जाएं, बिना आकार बढ़ाए संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ये इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और एस्टैब्लिशमेंट रिफॉर्म्स पर इतना केंद्रित था कि इसने गहरी संवैधानिक जागरूकता को सामने ला दिया। और इनका ये पॉलिसी कोर इतना सटीक था कि एस्टैब्लिशमेंट के बड़े चेहरे भी इससे अट्रैक्ट होने लगे। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स को सिंबॉलिकली पार्टी का मेंबर एडमिट कर लिया गया। इस मूव ने सटायर को एक वैलिड और लेजिटिमेट पॉलिटिकल क्रिटिक का दर्जा दिला दिया। इस सारी उथल-पुथल से हमें एक बड़े समाजशास्त्रीय कॉन्टेक्स्ट यानी सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझने का मौका मिलता है। आखिर इस पूरे अपराइजिंग में आज की जेनजी का एक्चुअल रोल क्या है? मीडिया और जर्नलिस्ट ने नेचुरली इस कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट को दक्षिण एशिया की दूसरी घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया था, जैसे बांग्लादेश की 2024 की स्टूडेंट रेवोल्यूशन या नेपाल में 2025 के वो प्रोटेस्ट्स।
क्योंकि लग रहा था कि इन सभी जगहों पर एक कॉमन थ्रेड है। यंग लोग अपनी एस्पिरेशंस और ग्राउंड रियलिटी के गैप पर स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक क्रूशियल इंटरवेंशन हुई। फाउंडर अभिजीत दिपके ने इस नैरेटिव को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी तुलना करके भारत के जेन ज़ी को अंडर एस्टिमेट या इंसल्ट ना किया जाए। इस स्टेटमेंट ने इस इंडियन मूवमेंट को किसी भी तरह की हिंसा या रेजीम चेंज की बातों से बिल्कुल अलग कर दिया। दीपके ने ओपनली बताया कि उनकी पार्टी भारत के युवाओं को किस तरह देखती है। उनका विजन है एक ऐसी पीढ़ी का जो कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर हो, पॉलिटिकली मैच्योर हो और अपना विरोध शांतिपूर्ण और स्ट्रिक्टली डेमोक्रेटिक तरीकों से व्यक्त करना जानती हो। यह दर्शाता है कि फ्यूचर में जेन ज़ी अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे आकार देने वाली है। तो इस एक्सप्लेनर के एंड तक आते आते मॉडर्न सोशल मूवमेंट्स को स्टडी करने वालों के सामने एक बड़ा सवाल आता है। क्या 21वीं सदी में इंटरनेट के अब्सर्डिस्ट मजाक और संवैधानिक गंभीरता का ये मिश्रण ही युवा भागीदारी का एक नया ब्लूप्रिंट बनेगा? क्या पॉलिटिकल सटायर के ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने का नया जरिया होंगे? हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट शायद सिर्फ आने वाले वक्त की एक झलक थी। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,